नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक हमारी पार्लियामेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आगे आने वाली कई जनरेशन्स तक हमारी डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करेगा। 27 साल से पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल लास्ट वीक दोनों ही हाउसेस से पास हो गया है। इस बिल का स्वागत सत्ता पार्टी ने तो किया ही, लेकिन ऑपोजिशन ने भी सरकार के इस फैसले पर सहमति जताई है। ये पहली बार है जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से इतनी मेजॉरिटी के साथ पास हुआ है। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल, कितना लंबा है इसका इतिहास और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। मेरा नाम है आशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लैरिटी कास्ट। वुमेन रिजर्वेशन बिल को नारी शक्ति अधिनियम भी कहा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल में कहा गया है कि देश की लोकसभा और देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीट्स रिजर्व की जाएंगी। इसी के साथ लोकसभा और देश की हर विधानसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स का 1/3 हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। इस बिल के बाद हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर 181 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा लोकसभा में एससी महिलाओं के लिए 84 सीट्स में से 33% रिजर्व होंगी और लोकसभा में एसटी की 47 सीट्स में से 33% सीट्स अब महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब से सभी स्टेट असेंबलीज में कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। अदर देन दिस, ये रिजर्व सीट्स 15 ईयर्स के रोटेशन पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि एक सीट 15 ईयर्स तक रिजर्व रहेगी, फिर साइकिल कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। फिलहाल इस बिल के प्रोविजंस से राज्यसभा और विधान परिषदों को बाहर रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पास होने के बावजूद ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक बार जनगणना यानी सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ही ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि प्रेजेंट लोकसभा में 78 महिला सांसद है, जो टोटल काउंट 543 के 15% से भी कम है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, राज्यसभा में भी जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो 14% से भी कम है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें तो इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 127 है आउट ऑफ 146। ऑल्सो इन द रैंकिंग ऑफ वुमेन्स इन द नेशनल पार्लियामेंट, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 141 है आउट ऑफ 185। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज में भी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है इन द पार्लियामेंट वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तान 111 पर है, बांग्लादेश 109 और श्रीलंका 131 पर है। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 10% से भी कम का है। अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट डेटा ऑफ दिसंबर 2022, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास 10 to 12% वुमेन एमएलएज हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 14.44%, वेस्ट बंगाल में 13.7% और झारखंड में 12.35% के साथ ये सभी जो है इस लिस्ट के टॉप पर है। तो ये तो बात हुई पेश हुए इस बिल की। अब बात कर लेते हैं इस बिल के इतिहास की। कई न्यूज रिसोर्सेज की माने तो साल 1989 के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने रूरल और अर्बन स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया था बट फेल टू गेट पास इन राज्यसभा इन 1989। इसके बाद 1992 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स 73 और 74 को री इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रूरल और अर्बन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए सभी सीट्स और चेयरपर्सन की पोस्ट का 1/3 हिस्सा रिजर्व किया गया। ये दोनों बिल्स दोनों संसद ने पास किए और कानून बने, जिसके बाद देयर आर नियरली 15 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत एंड नगर पालिकास अक्रॉस द कंट्री। फिर 1996 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवे गौड़ा लैंड यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। ये पहली बार था जब वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लाया गया। इस बिल में लिखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर वुमेन के लिए 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी।
इस बिल में SC/ST महिलाओं के लिए भी प्रोविजन था। हालांकि इस बिल को लोकसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई क्योंकि इस बिल में OBC महिलाओं को इक्वल बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद इस बिल को उस वक्त की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन गीता मुखर्जी को रेफर किया गया था। इस कमेटी में शरद पवार, नीतीश कुमार, लेट सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेता शामिल थे। CPI नेता गीता मुखर्जी की रिपोर्ट दिसंबर 1996 के अंदर लोकसभा में पेश की गई, पर लोकसभा के डिसोल्यूशन से ये बिल लैप्स हो गया था। इसके बाद 1997 में IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने और इस बिल को वापस से लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन OBC लीडर्स ने कहा कि इस बिल के अंदर SC/ST महिलाओं की तरह OBC महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है और इसी वजह से इस बिल को डिसअप्रूव कर दिया गया। आपको बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब कई बार इस बिल को पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश की गई थी। पहली कोशिश जुलाई 1998 के अंदर की गई थी, लेकिन RJD और सपा पार्टी के नेताओं ने इस बिल का विरोध किया। विरोध तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब RJD के सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने इस बिल को पेश कर रहे लॉ मिनिस्टर M थम्बी दुरई के हाथ से लेकर फाड़ दिया। बस एक बार फिर बिल लैप्स हो गया। इसके बाद 1999, 2000, 2002 और 2003 में भी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया, बट कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर 2004 के अंदर NDA की सरकार गिरी और कांग्रेस की बनी। अब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। UPA गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 2008 इन राज्यसभा। इस बिल में भी यही लिखा था that 1/3 of all the seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies, including the 1/3 of the seats reserved for SCs and STs। फिर 2010 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने बिल को अप्रूव किया। अब ये जो बिल था वो राज्यसभा से तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की BJP लेड सरकार बनी और BJP ने भी अपने 2014 और 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने का प्रॉमिस किया था। फर्स्ट टर्म में तो ये नहीं हो पाया, लेकिन अब सेकेंड टर्म में ये जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया है। अब जान लेते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के प्रोज और कॉन्स की। इंडिया के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके कई सालों से डिबेट हो रही है, वहीं कुछ लोग इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि सपोर्टर्स और क्रिटिक्स का इस बिल को लेकर क्या कहना है। सपोर्टर्स का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होने से इंडिया के अंदर जो वुमेन की कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी तो वो महिलाओं के हक में बात कर पाएंगी। इसके अलावा वुमेन से रिलेटेड जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उन्हें महिलाएं पार्लियामेंट में उठा पाएंगी, और तो और महिलाओं के हित में जो भी होगा उसे पार्लियामेंट से पास करवा पाएंगी। संसद में अगर महिलाओं का काउंट बढ़ेगा तो हाई परसेंटेज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, न्यूट्रिशन लेवल, स्क्यूड सेक्स रेशियो जैसे जो इश्यूज है उस पर लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज में ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा और मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी। यही नहीं, कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि पंचायत लेवल पर जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पंचायत लेवल पर पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा चुका है। इस फैसले के बाद पंचायत में महिलाओं के आने से उन्हें एम्पावरमेंट मिला है। पंचायत लेवल पर वुमेन ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर काम किया है और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। वहीं जो इस बिल के ओपोनेंट्स हैं उनका कहना है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो वुमेन को अनइक्वल स्टेटस दे देगा, यानी जो महिलाएं हैं वो अपनी मेरिट पे नहीं बल्कि कोटा के आधार पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आएंगी। इन सिंपल वर्ड्स, वुमेन कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उसके बेसिस पर नहीं बल्कि जेंडर के बेसिस पर सेलेक्ट होंगी। कुछ ओपोनेंट्स का ये भी कहना है कि जो वोटर्स की चॉइस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी हो सकता है कि जब आप वोट डालने जाएं और आपके सामने सिर्फ महिलाओं के नेम ही देखने को मिले तो हो सकता है कि दिए गए नाम में से आपके हिसाब से कोई भी वुमेन, कोई भी महिला जो है वो कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उन्हीं नेम में से चूज करना होगा। कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि अगर जो महिलाएं हैं वो रिजर्व सीट पर इलेक्ट होकर आ भी गई तो हो सकता है कि मेल फैमिली मेंबर्स का उन पर कंट्रोल रहे। इन सिंपल वर्ड्स ये हो सकता है कि जो इलेक्टेड वुमेन है वो घर बैठे और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी अथॉरिटी उनके हस्बैंड या कोई और मेल फैमिली मेंबर एक्सरसाइज करे, और अगर ऐसा हुआ तो वुमेन को एम्पावर करने का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही क्रिटिक्स का कहना है कि इस बिल को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रिजर्व सीट पर सुटेबल वुमेन कैंडिडेट मिले। और ऑपोजिशन का ये भी मानना है कि इस बिल के अंदर OBC महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है,
ऐसे में SC/ST महिलाओं की तरह OBC महिलाओं के लिए भी सीट्स रिजर्व रखनी चाहिए थी। बट इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस बिल के फेवर में हैं या अगेंस्ट में? हमें अपना वर्डिक्ट रीजन के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हाँ, क्लैरिटी कास्ट को ऐसे ही रेलेवेंट इश्यूज के बारे में समझने के लिए सब्सक्राइब करें।